हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। 6 चैप्टर का सेकंड टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो ये समीकरण के बारे में अब जानते हैं। हम कई समीकरण लिख चुके हैं अब तक। तो कार्बन, जैसे यहाँ पर CO2 वाली समीकरण हमने लिखी थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीर का निशान हम लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अभिकारक हैं या क्रियाकारक हैं या रिएक्टेंट्स, इनको कुछ भी कह सकते हो आप। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्रिया करके जो क्रियाकारक होते हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, और जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं उन्हें हम राइट साइड में लिखते हैं। और इसी की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये यहाँ पर लिखी हुई है। कार्बन के नीचे हम कार्बन लिख देते हैं, इसके नीचे हम ऑक्सीजन लिख देंगे, इसके नीचे हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। तो ये हमारी एक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें लेफ्ट टू राइट ये तीर का निशान लगाया जाता है। यदि अभिक्रिया एक ही साइडेड है, यानी कि वन साइडेड अभिक्रिया है जो वापस उल्टी नहीं होती, तो हम ये पूर्ण तीर का निशान लगाते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें आधा आधा तीर दोनों तरफ लगाते हैं। ये आपको मालूम है और हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। और ये समीकरण लिखी कैसे जाती है? ये ऑलरेडी हम कई समीकरण लिख चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से तीर का निशान होगा और ये समीकरण लिखने का एक तरीका होता है। बस इसमें जो खास बात आपको बताने की है वो क्या है? द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही क्षय होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो जो एक पूर्ण, जो सबसे पहली अभिक्रिया होती है, यानी इस पूरी अभिक्रिया को हम डबल कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल अभिक्रिया, जिसको कि हम एक स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं या संघटनात्मक अभिक्रिया कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? कार्बन प्लस O2 CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाना। अब हम इस पूरी रिएक्शन को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम O को 3 कर दें, यहाँ पे CO3 कर दें, क्योंकि CO2 का फॉर्मूला तो CO2 रहेगा। इसलिए तो यहाँ पर इसलिए आपको ये बताया गया है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही क्षय होता है। यानी कि यहाँ एक कार्बन का परमाणु है तो एक कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं या एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो वो वही रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो जो द्रव्यमान है उसमें कोई न तो कमी होगी इधर से इधर में आने में और न ही एडिशन होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर हम C2 कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये मूलभूत नियम है द्रव्यमान, इसका अभिक्रिया का, रासायनिक संयोजन का मूलभूत नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण, या इसको कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। ये कंजर्व होता है कि ये जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का निर्मित होता है। यानी पूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु संख्या समान होगी दोनों तरफ, और यदि नहीं होगी तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो ये कैसे संतुलित करना होगा, इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे संतुलित करना होगा। कि जैसे हमने एक रिएक्शन ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपेन का बर्निंग, प्रोपेन जो C3H8, ये जो हमारी C3H8 प्रोपेन जो गैस होती है, इसका फॉर्मूला है C3H8, ठीक है। ये है प्रोपेन, ये गैस है। यदि हम इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो अगर पूर्ण दहन होता है इसका, कंप्लीट कंबशन, तो ये हमें क्या देगी? CO2 प्लस H2। तो यहाँ लिख देंगे हम जल या वाटर, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO होता तो हम क्या लिखते हैं? मोनो ऑक्साइड। मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2, तो ये ऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतना तो हम जानते ही हैं। अब ये लेफ्ट टू राइट रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। देखिए आप, यहाँ पे कार्बन कितनी? 3, और यहाँ पे कार्बन 1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3। ये देखो आप, एक ऑक्सीजन H2O में भी है, CO2 में 2 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो चलो अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे O3 कर दें। O3 करते ही वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? ओजोन बन जाएगी, यानी कि हमारा कंपाउंड ही बदल जाएगा। तो ये हमें इजाज़त नहीं है करने की, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो तो जो रिएक्शन है वही रहेगी, रिएक्शन को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो
यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या तरीका है, तो बैलेंस करने के लिए आपके यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि स्टेप 1 यहाँ पर क्या होगी। स्टेप 1 होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर और कोई भी तत्व होंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर तत्व क्या है, कार्बन, तो पहले उसको बैलेंस करेंगे, छोड़कर बाकी तत्वों को बैलेंस करेंगे, बाकी तत्वों को संतुलित करेंगे। बाकी तत्वों को बैलेंस करेंगे या संतुलित करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बाकी तत्वों को, जैसे यहाँ पर कार्बन 3 है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अब जैसे कि हम सिंपल गणित का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3C हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। तो अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, C3H8 प्लस O2 गिव्स 3CO2 प्लस H2O। ये अब हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसमें कि कार्बन 3 हो गई। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कार्बन से गुणा होगा, गुणा ये पूरे फॉर्मूले से होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगी साथ साथ यहाँ पर, ये आपको समझने की बात है यहाँ पर, क्योंकि हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा है तो पूरे फॉर्मूले से गुणा होगा ये, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, अब ये कार्बन तो बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, 8। तो टोटल हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई, 8 + 2 10 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाएगा कि ये C3H8 है, 8 हाइड्रोजन हो गई, और 2 हाइड्रोजन इधर हो गई। तो आपको यहाँ पर 8 और 2 ऑलरेडी हैं, तो अगर यहाँ पर 8 है 2 है तो कितना का अंतर रहा। अब यहाँ पर हमें 8 करनी है, हाइड्रोजन को कितनी करनी है, 8 करनी है। तो हम पूरे फॉर्मूले को 4 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2, तो 4 से गुणा कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अब ये हमारा ये यहाँ पर 4 से फॉर्मूले को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये H2O जो है ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने इसके आगे 4 लिख दिया है। हम H2O का फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें 8 हाइड्रोजन करने के लिए इस पूरे फॉर्मूले को H2O को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब लास्ट में हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2। अब यहाँ पर गुणा करें ऑक्सीजन को, 3 × 2 6, यहाँ पे 4। पहले एक H2O था तो एक ही ऑक्सीजन होती है एक H2O में, लेकिन 4 से गुणा कर दिया तो ये 4 ऑक्सीजन हो गई और ये 6 ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई अब, 6 + 4 यानी कि 10 ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 10। ऑक्सीजन के परमाणु 10 हो गए। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसको O को 10 कर दें, नहीं, है ना। ऑक्सीजन का फॉर्मूला वही रहेगा। तो हमें इधर के इधर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो अब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हमारी पूरी क्या हो जाएगी, C3H8 यानी कि प्रोपेन प्लस 5O2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए अब हमारे पास, 5। तब ये ऑक्सीजन का नंबर हमारा 10 हो जाएगा, गिविंग 3CO2 प्लस 4H2O। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। कैसे, अब देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो, ठीक है। 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन हो गई, 4 से गुणा कर दिया H2O के फॉर्मूले को, 4 × 2 = 8। उसके बाद ऑक्सीजन 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गई
10 ऑक्सीजन, तो इनको 10 ऑक्सीजन थी, इसको 10 करने के लिए हमने यहाँ 5 ऑक्सीजन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को। तो अब ये जो इक्वेशन हो गई वो पूरी संतुलित इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए संतुलित कर ली हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आप कि संतुलित होने हो गई इक्वेशन, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, ऑक्सीजन यदि गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड। जैसे कि हम अगर ये CO2 वाली रिएक्शन में देखें तो कार्बन सॉलिड था तो S लिख दिया, ऑक्सीजन में गैस थी तो G लिख दिया। ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे G लिख दिया। अगर एक्वस हो, जलीय विलयन हो, तो मैंने पहले आपको बताया था AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस यानी कि जलीय विलयन। ठीक है, तो ये अगर चूना है, मान लीजिए CaO है, ये सॉलिड है, प्लस H2O वाटर से इसकी अगर रिएक्शन होती है, ये लिक्विड है, और ये पूरा मिला करके CaOH ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक इक्वेशन है पूरी जलीय विलयन की। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ये भी एक हमारी ये लिखने का ये भी तरीका होता है कि जहाँ लिक्विड लिखना है H2O, क्योंकि ये पूरा एक अपने आप में एक द्रव है, प्योर लिक्विड है, तो इसलिए यहाँ पर हमने द्रव लिख दिया, L लिख दिया, ये S है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है वो ठोस था हमारे पास, सॉलिड लिक्विड, और ये एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने जल लिया है। तो इसी प्रकार अभिक्रिया यदि उत्क्रमणीय होगी, तो ये यहाँ पर मिस हो गया है, यदि कोई रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, जैसे कि नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, ये देगी 2NH3, 2 मॉलिक्यूल किसके, अमोनिया के। ठीक है, तो अब यहाँ और कंडीशंस होंगी, तो तीर का निशान, यदि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी अमोनिया से वापस हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल सकते हैं, तो इसलिए हमने कैसा निशान लगाया, देखिए आधा तीर इधर, यानी कि ये रिएक्शन इधर भी चलती है और इधर भी चलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, या हम इनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल, जो रिवर्स भी चल सकती हैं, इधर भी चल सकती हैं, राइट हैंड भी चल सकती हैं, और उसके विपरीत दिशा में, उसके उल्टी दिशा में भी चल सकती है अभिक्रिया, ये है। और भी कंडीशंस होंगी, जैसे यहाँ पर कंडीशन इस वाली अभिक्रिया की है कि इसमें 773 केल्विन ताप भी चाहिए होता है, और इसमें 200 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए होता है, 200 वायुमंडलीय दाब चाहिए होता है। हम रहते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर, लेकिन ये अभिक्रिया होती है 200 एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे जो अभी दाब है हमारा जो वायुमंडल का, उससे 200 गुना दाब पर ये अभिक्रिया होती है। तो इसकी बाकी की कंडीशंस भी हम इधर लिख सकते हैं कि जब ये अभिक्रिया होती है, यानी कि अमोनिया बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो कितना इस पर ताप लगता है, कितना दाब लगता है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी आप सामने नहीं है तो मुझे जवाब तो मिलेगा नहीं कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ताप है, लेकिन ये केल्विन में ताप है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना होगा, तो इसमें से कितना ताप माइनस करना होगा, 273 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये 500 डिग्री हो जाएगा, एक तरीके से टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में ये ताप हो जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या 773 केल्विन, या 200 और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें ये अभिक्रिया हमारी होती है, ये आपको जानने की। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी हम जान चुके हैं कि जिसमें किसी में ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ऊष्मा निकलती है, जैसे कि इस वाली अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, प्राप्त होती है हमें ऊष्मा, तो धन चिन्ह लगाते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, हमें कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, प्लस 10.5 किलो कैलोरीज पर मोल। एक अमोनिया का मोल बनने में हमें 10.5 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसलिए हम इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, मैंने अलग से भी लिख के बता दिया, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह जैसे दूसरी अभिक्रिया है 2N2 + 2O2, नाइट्रोजन रिएक्शन कर रही है दो अणुओं के, दो ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
2NO2, लेकिन यहाँ पर लिखा है -21.6 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। अगर जिस जार में या जिस कांच के फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रही है उसको यदि छूने का मौका मिल जाए तो वो हमें ठंडी मिलेगी। ठीक है, किसी चीज़ों को आपने देखा होगा जब हम पानी में घोलते हैं, ग्लूकोज का आपने देखा होगा अक्सर जब पानी में घोला जाता है तो वो पानी का ग्लास ठंडा हो जाता है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि जो ग्लास में या पानी में ऊष्मा होती है ऑलरेडी मौजूद, उसको और वो घोलने की प्रक्रिया में काम में ले लेता है, तो ग्लास हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और इसलिए इसको अभिक्रिया में जो ऊष्मा क्योंकि हमें मिलती नहीं है बल्कि वो बाहर से ऊष्मा को अंदर ले लेते हैं, तो इसलिए इसको -21.6 किलो कैलोरी लिखा जाता है कि ये जो अभिक्रिया है उस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है या एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपके टॉपिक में ही उत्प्रेरक है, लेकिन अभी हमें डेफिनेशन वगैरह इसकी मालूम करनी बाकी है कि उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक जैसे यहाँ पर लिखा है निकल, Ni, निकल क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो ये एथीन गैस है, CH2, इसमें डबल बॉन्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। हम आपको बता चुके हैं एक बार, अपन ने अपने सेंटर पे हमने हाथ पकड़ के बताया था कि दो लोगों में कैसे बॉन्ड बनता है ना। दो बच्चों का हाथ पकड़ के मैंने बताया था कि अगर एक हाथ दूसरे हाथ पकड़ ले तो वो बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से अभिक्रिया होती है कि जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है और ये, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन की अभी कमी है और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे पहले बनता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वगैरह बनते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो इथीन है, अगर इसमें हम दो हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन बोला मैंने क्योंकि दो नंबर बताना था आपको, वरना ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम रिएक्शन जो लेते हैं वो मोस्टली हम आणविक रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में परमाणु काम नहीं आ सकते। परमाणु क्योंकि हम न तो ट्रैप कर सकते हैं, न हम, वो बहुत ही दूसरी कंडीशंस होती है जिनमें परमाणु को ट्रैप किया जाता है। जैसे ब्लीचिंग में मैंने आपको बताया था कि नवजात ऑक्सीजन निकलती है जो ब्लीचिंग का काम करती है, लेकिन इस तरह की जो रिएक्शन है इसमें हम ये अणु काम में लिए जाते हैं, परमाणु काम में नहीं जाते। ये इथेन का एक अणु है, ये हाइड्रोजन का एक अणु है, मॉलिक्यूल जिनको बोलते हैं हम। यहाँ पर निकल जो है वो हमने एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में लिया गया है जिससे कि हमें इथेन बनता है। तो उत्प्रेरक की हम और बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह बाद में देखते हैं। यहाँ पर इसको हम अभी कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी न हो जाए।